इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग। ब्रिज इंजीनियरिंग में सबसे पहले तो आपको ब्रिज के पार्ट्स ही पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो आपको एक सरफेस दिखाई देगा। पहले तो एक स्लोपिंग सरफेस होगा, फिर उसके बाद कुछ एक पोर्शन के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस आएगा। तो ये जो सरफेस है, यहाँ से इस स्टार्टिंग पोर्शन से इस पोर्शन तक, ये ओवरऑल 50 मीटर तक का होना चाहिए। इसका नाम है, इसे अप्रोच बोला जाएगा। ये अप्रोच है। और अप्रोच जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होगा ना अप्रोच का, वो 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है ऊपर आके, ये 15 मीटर तक रहना चाहिए अप्रोच, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा। और उसके बाद ब्रिज जो है हमारा स्टार्ट होता है। अब ये जो ब्रिज है, यहाँ पे सबसे पहले आती है, सबसे जो टॉप पोर्शन होता है वो होता है ब्रिज डेक। और ये किसके ऊपर होता है? ये होता है जो नीचे हमारे पास बीम्स या गर्डर्स होंगे। ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पे ये गैप है। ठीक है, और ये जो है ये पूरे पूरे बीम्स है। ठीक है, इसके नीचे बीम्स या गर्डर्स है। ठीक है, और ऊपर ब्रिज डेक है। इसको आप बोलोगे बीम्स या गर्डर। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ। ठीक है, तो ये बीम है, ये बीम या गर्डर है, और उसके ऊपर ब्रिज डेक हो जाएगी, जो कि टॉप सरफेस होगा ब्रिज का। और उसके साइड में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हैंड रेल्स। ठीक है, या फिर अगर ये वॉल की तरह होंगे तो इसको हम पैरापेट वॉल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी। और इसके नीचे जो हमारे पास, ये अभी हमने बात करी, ये जो बीम है, ठीक है, इसके नीचे क्या है? ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये हमारे पास है बियरिंग्स। बियरिंग्स क्या होती हैं? अब बियरिंग्स क्या है, जैसे हमारे पास कोई फिक्स बीम होती थी या कैंटिलीवर बीम होती थी, तो यहाँ पे आपको ये पोर्शन दिख रहा है। ये जो सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, इस तरीके से होता था ना। तो ब्रिज के केस में हमारे पास होती है बियरिंग्स। जो बियरिंग्स होती है ना, अब इनका काम क्या होगा? बियरिंग्स क्या करेंगी? जो हमारे पास बीम में लोड आएगा ना, ये जो व्हीकल्स का लोड होगा वो बीम के अंदर या गर्डर पे आएगा। गर्डर से ये जाएगा हमारी बियरिंग्स पे, और बियरिंग्स पे जाने के बाद बियरिंग ट्रांसफर करेगी इसको पियर में। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये है पियर। ये है पियर, PEIR। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये जो है ये दोनों ही पियर है। और इसके सिवाय जो पियर है उसके बाद अगर हम बात करें तो पियर से लोड ट्रांसफर होगा फाउंडेशन में। ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे फाउंडेशन दिख रही है। तो ये लोड ट्रांसफर होगा फाउंडेशन में, और फिर फाउंडेशन से जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप अब देखना, ये हमारे पास है ब्रिज, और यहाँ पे ये आपको दिख गए पियर्स। इसके नीचे इस तरीके से है फाउंडेशंस। तो इस तरीके से बहुत सारे पियर्स होंगे। ठीक है, या फिर आप जिसको कॉलम जेंटली हम लोग बोल देते हैं, ये ब्रिज के केस में इसको हम पियर बोलेंगे। ठीक है, अब इसके ये तो हो गए जो सेंटर में हो गए या फिर इंटरमीडिएट जो पोर्शन में होंगे। ठीक है, तो जो एंड्स में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? जो एंड्स में इसी तरीके से कॉलम टाइप पोर्शन होंगे ना, इसको हम बोलेंगे एबटमेंट। ये एंड वाले जो दोनों होंगे इसको हम बोलेंगे एबटमेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास एबटमेंट, जो कि आपको ब्रिज के एंड में दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये है हमारे पास एबटमेंट, यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट हो जाती है विंग वॉल। इसके बाद है विंग वॉल, और विंग वॉल के बाद आती है कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल, ठीक है। अब ये जो है अबटमेंट, इसके बाद आती है विंग वॉल, और विंग वॉल के बाद आती है कर्टेन वॉल। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड में ऐसा होगा, और दोनों ही साइड में विंग वॉल और कर्टेन वॉल दोनों ही आएंगी। ठीक है, और इसके सिवाय और क्या क्या चीजें हैं? इसके सिवाय हमारे पास यही सब है। और ये जो पोर्शन है, अब यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हमारे पास बियरिंग्स है ना, जिनका काम क्या होता है, जैसे हमारे पास सपोर्ट्स होते थे ना, उनका क्या काम था? रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट अगर होता था तो वो मूवमेंट अलाउ करता था। मतलब कि रोटेशनल मूवमेंट इनसे हो सकती थी, या फिर कुछ एक मोमेंट को वो रेजिस्ट करता था और कुछ एक मोमेंट अलाउ करता था। सेम वे में यहाँ पे भी यही होता है। कौन सी मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और कौन सी अलाउड होगी, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे बीम्स जो है, बीम के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसमें जो जो चीजें आएंगी उन सबको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे, और बीम के जो नीचे वाले पोर्शन होगा उस सबको हम सब स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, ये ब्रिज के केस में होगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली क्या क्या आने वाला है वो हम जान लेते हैं। तो जो बीम बीम के ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसमें हैंड रेल्स होंगी। ठीक है, बीम और गर्डर भी उसी के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो, फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्रिज है, इसके ऊपर सबसे ऊपर आएगी ब्रिज डेक। ठीक है, और इसके नीचे आ जाती है, इसके ठीक नीचे बीम या फिर गर्डर, इसको गर्डर भी बोल सकती है। ठीक है, और ये आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आती है, इनके नीचे हमारे पास आ जाती है, पहले तो बियरिंग आ जाएगी और उसके नीचे हमारे पास पियर्स आ जाएंगे, फिर फाउंडेशन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से है ना सीक्वेंस। तो ये आपको याद रखना है सीक्वेंस। ठीक है, तो फिर इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूडेड है सुपर स्ट्रक्चर में, ये हम देख रहे थे। ठीक है, तो इसके सिवाय केबल्स इंक्लूडेड होंगी। केबल्स अगर होंगी तो केबल्स इंक्लूडेड होंगी। फिर उसके बाद पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि हैंड रेल की जगह अगर वॉल होगी तो उसको हम पैरापेट वॉल बोल देंगे। उसके बाद आती है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या है, जो बियरिंग के नीचे का पोर्शन होगा और उसमें जो जो चीजें होंगी वो सब सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। सॉरी, ये सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा पियर। पियर के सिवाय अबटमेंट भी इसी के अंदर आएगी, और विंग वॉल भी आ जाएगी इसमें, फाउंडेशन भी इसी में आ जाएगी, सब स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। पहले तो पियर का काम क्या होता है। पियर ट्रांसफर करता है लोड टू द फाउंडेशन। सिंपल इसका यही काम है। पियर के नीचे इस तरीके से आपको फाउंडेशन दिख रही है ना, तो वो फाउंडेशन में लोड ट्रांसफर कर देता है, यही इसका काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अबटमेंट। अबटमेंट जो है वो एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिज होती है। इंटरमीडिएट सपोर्ट हो जाता है पियर, और अबटमेंट हो जाती है एंड सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास बियरिंग है, बियरिंग का काम क्या है, रोटेशनल या फिर ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउ करना। ठीक है, फ्री लॉन्गिट्यूडनल और एंगुलर मूवमेंट को भी अलाउ करना, ये भी काम हो सकता है इसका। और इसके हम अच्छे से अब समझ लेते हैं कि इसका काम एग्जैक्टली क्या है बीम का। ठीक है, तो बीम का बियरिंग का एग्जैक्टली काम क्या है। बियरिंग जो है, बियरिंग किस लिए प्रोवाइड करी जाती है, टू एब्जॉर्ब मोमेंट ऑफ द गर्डर। बियरिंग जो है वो गर्डर के ठीक नीचे होती है। तो गर्डर की जो मोमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ना हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में, आगे या पीछे किसी भी जगह हो सकती है, तो वो ना हो, ये एब्जॉर्ब करती है गर्डर की मूवमेंट। पहली चीज। दूसरा, बीम को प्रोवाइड करा जाता है टू स्प्रेड द लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर इन सच अ मैनर दैट द बीम स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑन द मटेरियल इज विद इन द परमिसिबल लिमिट। बियरिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑन द मटेरियल इज विद इन द परमिसिबल लिमिट। तो मतलब कि ये लोड को इस तरीके से ट्रांसफर करती है, जो लोड को इस तरीके से स्प्रेड करती है सुपर स्ट्रक्चर के लोड को, ताकि जो बियरिंग स्ट्रेसेस आए वो परमिसिबल लिमिट में आए। ठीक है, ये भी इसका काम है। टू टेक अप वर्टिकल मोमेंट ड्यू टू सिंकिंग ऑफ द सपोर्ट। सपोर्ट की जब सिंकिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे ये वर्टिकल मोमेंट भी ले लेती है। ठीक है, तो ये सब काम है बीम के, बियरिंग के। ठीक है, बियरिंग और बीम पता नहीं क्यों कॉन्फ्यूजिंग सा, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बट बीम ये बियरिंग का काम है। नेक्स्ट है हमारे पास डेक। डेक जो है, डेक जो है ये जो पोर्शन होता है डेक का, हमने अभी अभी डिस्कस करा कि फाउंडेशन में जो बियरिंग है उसके सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है वो ब्रिज डेक होता है, और इसके ऊपर ही व्हीकल लोड सारा कुछ आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद विंग वॉल को हम विंग वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विंग्स की तरह लगती है। जैसे ये हमारे पास अबटमेंट है और इसके इस साइड इस तरीके से विंग वॉल, इस तरीके से विंग वॉल, तो इसलिए ये विंग्स की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम इसको विंग वॉल बोल देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं ब्रिज की। इससे पहले तो हम एक और चीज देख लेते हैं। फॉर ब्रिज डेक मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन शैल बी बॉक्स सेक्शन। जो ब्रिज डेक है उसके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाती है बॉक्स सेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ब्रिज की क्या क्या क्लासिफिकेशंस है। ब्रिज की क्लासिफिकेशन पहले तो बेस्ड ऑन पर्पस है।
पर्पस पे बेस्ड होती है। रोड के लिए जो ब्रिज बनाया जाता है, रेलवे के लिए ब्रिज बनाया जाता है, ट्रेन्स की मूवमेंट के लिए, ये बस या ट्रक जो भी व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है फुट ब्रिज। फुट ब्रिज होता है पेडेस्ट्रियंस के लिए। फुट ब्रिज कौन सा होता है, इस तरीके से आप देखोगे रोड जो है, इस तरीके से रोड होता है और यहाँ से अगर मूव करने के लिए ऊपर से इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया जाए ताकि इससे लोग जो है सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से जाके मतलब ये पास कर पाए, तो ये पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाया जाता है और इसी को कहा जाता है फुट ब्रिज। नेक्स्ट है एक्विडक्ट। एक्विडक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इरिगेशन इंजीनियरिंग में। ये वाटर के ट्रांसफर करने के लिए, वाटर को मूव करने के लिए बनाया जाता है। फिर आता है वायरडक्ट। अब वायरडक्ट जो है, अब वायरडक्ट की मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाई है और ये इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ होते हैं वायरडक्ट। और वायरडक्ट क्या है, viaduct is long elevated structure carrying a roadway or a railway। इसके ऊपर रोडवे भी हो सकती है, रेलवे भी लाइन भी हो सकती है। ठीक है, ओवर अ वैली, एक वैली के ऊपर, मतलब कि इसके नीचे से पानी भी चल के जा रहा हो, वो भी ये हो सकता है। या फिर अर्बन एरिया, जैसे इसके नीचे से कोई रोड भी जा सकता है। ठीक है, तो और अदर ऑब्स्टिकल्स, और कोई अगर ऑब्स्टिकल हो तो वो भी इसके नीचे से पास हो सकता है और एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ठीक है, लॉन्ग एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं वायडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ब्रिजेस देखे होंगे कोई, तो उसी को बोला जाता है वायडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड हुआ है ऑन अलाइनमेंट। ब्रिज की अलाइनमेंट पे बेस्ड है। इसमें आता है स्क्वायर ब्रिज या फिर स्क्यू ब्रिज। स्क्वायर ब्रिज में वो रिवर का जो फ्लो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये इस तरीके से फ्लो है और इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर हमने ये इस तरीके से बना रखा है। यहाँ से ये पानी आ रहा है और इसके परपेंडिकुलर ठीक 90 डिग्री पे ये ब्रिज होगा। ठीक है, वाटर के फ्लो के ठीक परपेंडिकुलर पे एक ब्रिज बना दिया जाएगा। और स्क्यू ब्रिज में 90 डिग्री के सिवाय कहीं से भी फ्लो हो सकता है, मतलब 90 डिग्री पे फ्लो नहीं होगा तो उस ब्रिज को स्क्यू ब्रिज कहा जाएगा। अब एक और चीज ये है कि स्क्यू ऑफ ब्रिज जो होता है, इसका मतलब जो स्क्यू ऑफ ब्रिज होता है, जो एंगल होता है, वो एंगल कौन सा होता है यहाँ पे, एंगल बिटवीन center line of water course and the road and normal center line of the track। मतलब कि जो वाटर कोर्स का और रोड का जो एंगल बनता है उसी को स्क्यू ऑफ अ ब्रिज बोलते हैं, मतलब जो इसका एंगल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो आईआरसी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे पहले तो हमें एक चीज याद रखनी है कि ब्रिज हम सिर्फ तब बोलेंगे अगर ये 6 मीटर से बड़ा होगा, मतलब इसका जो स्पैन होगा या फिर इसकी जो लेंथ होगी ना ब्रिज की, ये जो सपोज हमारे पास ब्रिज है, इसकी जो लेंथ है वो हम अगर 6 मीटर से ज्यादा है, इसका स्पैन जो है वो 6 मीटर से अगर ज्यादा है तो हम इसको ब्रिज बोलेंगे, अगर कम है तो इसको हम कलवर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ब्रिज में माइनर ब्रिज कौन सा होता है, जो 60 मीटर से कम का साइज का होगा, स्पैन का होगा। ठीक है, अगर इसकी लेंथ 60 मीटर से कम है तो उसको हम बोलेंगे माइनर ब्रिज, 60 मीटर से ज्यादा है तो उसको हम मेजर ब्रिज बोलेंगे, और अगर 150 मीटर से भी ज्यादा लेंथ है तो उसको हम लॉन्ग स्पैन ब्रिज बोलेंगे, लॉन्ग स्पैन ब्रिज। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ HFL, हाई फ्लड लेवल। ठीक है, तो पोजीशन पे हाई फ्लड लेवल की पोजीशन पे क्या जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो सबमर्सिबल ब्रिज होता है और एक नॉन सबमर्सिबल ब्रिज होगा। सबमर्सिबल ब्रिज वो सिंपली हो जाएगा जो कि मतलब वाटर उसके ऊपर से पास कर सकेगा, उसको सबमर्ज करने दिया जाएगा। ठीक है, उसको बनाया ही इस तरीके से जाएगा कि वो सबमर्ज हो सके। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये आपको याद रखनी है कि ये जो सबमर्ज करने दिया जा रहा है ना, ये 6 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक साल में 6 बार से ज्यादा इसको सबमर्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक बार जब वो जैसे 6 बार वो कर रहा है तो एक टाइम पे हर पीरियड में, मतलब जब भी वो सबमर्ज करेगा वो 24 घंटे से ज्यादा सबमर्ज उसको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सबमर्सिबल ब्रिज होता है जिसमें वाटर जो है इंटेंशनली ऊपर से ही पास करवाया जाता है, मतलब उसको बनाया ही ब्रिज को इस तरीके से जाता है कि उसको वाटर ऊपर से उससे जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रिज के टाइप है फिक्स्ड या फिर मूवेबल टाइप। फिक्स्ड ब्रिज या फिर मूवेबल टाइप के ब्रिज होते हैं।
ब्रिज जो है वो फिक्स्ड या मूवेबल होगा, और मूवेबल में फिक्स्ड वाले तो आपने टाइप सब देख लिए हैं। अब जो मूवेबल ब्रिजेस है उनको हम क्या क्या नामों से जानते हैं? लिफ्ट ब्रिज हम उसको बोल सकते हैं। लिफ्ट ब्रिज में क्या होता है, ये हमारे पास सपोज एक ब्रिज सरफेस था, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला जो सेंट्रल पोर्शन है ना, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वाला सेंट्रल पोर्शन इस तरीके से लिफ्ट हो गया। कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगी, उसी से होगा, लेकिन ये इस तरीके से ये लिफ्ट हो जा रहा है, और ये मतलब वर्टिकल में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिफ्ट ब्रिज कहेंगे। नेक्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसमें आता है स्विंग ब्रिज। स्विंग ब्रिज में क्या करता है, ये जो ब्रिज है इसका ये सेंट्रल पोर्शन को आपको नोट करना है। इस तरीके से ये मूव करेगा, रोटेट करा जाएगा 90 डिग्री अबाउट वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसने रोटेट करना है। वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? ये वाली है ना वर्टिकल एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको 90 डिग्री रोटेट कर देना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, और इस तरीके से आपको दिख जाएगा यहाँ से जाने का रास्ता, यहाँ से भी जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ये आ गया स्विंग ब्रिज, और इसके बाद नेक्स्ट है बैस्क्यूल ब्रिज। बैस्क्यूल ब्रिज आप जैसे कि देख सकते हो, इस तरीके से ये इस तरीके से लिफ्ट होगा, ठीक है, कुछ एक एंगल पे ये लिफ्ट होगा अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कुछ एक एंगल ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, 90 डिग्री तक भी कर सकता है। ये कुछ एक एंगल रोटेट करेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं लिखना चाहिए था, मतलब कि ये रोटेट करेगा अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और इसके सिवाय जो मूवेबल ब्रिज है उसमें एक और टाइप है, ये एक क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको याद रखना है। एक ट्रेवर्सर ब्रिज कौन सा होता है? एक ऐसा मूवेबल ब्रिज कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर लाइक अ गर्डर दैट कैन बी ड्रोन बैकवर्ड और फॉरवर्ड। मतलब वो जो ब्रिज है वो आगे और फॉरवर्ड, आगे और पीछे, मतलब वो मूव कर सकता है, वो इस तरीके का मूवेबल ब्रिज होता है, ठीक है। इसको बोला जाएगा ट्रेवर्सर ब्रिज, ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिज के फ्लोर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है। ब्रिज जो फ्लोर है वो किस टाइप का है? इसको हम डेक ब्रिज बोल सकते हैं, सेमी थ्रू ब्रिज बोल सकते हैं, और थ्रू ब्रिज बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन है? जो ब्रिज का फ्लोर है ना, मतलब कि जिसके ऊपर व्हीकल्स चल रही हैं, वो वाला फ्लोर कहाँ पे है, उस पे बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। जो अगर फ्लोरिंग जो होगी ना, फ्लोरिंग सपोर्टेड ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट पोर्शन पे अगर फ्लोरिंग है, वहीं पे अगर व्हीकल्स चल रही हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो इस टाइप के ब्रिज को हम बोलेंगे डेक ब्रिज, जो एकदम टॉप में जिसमें व्हीकल्स जा रहे होंगे। और इसके बाद है सेमी थ्रू ब्रिज या फिर थ्रू ब्रिज। अब थ्रू ब्रिज पहले मैं समझा देती हूँ, इसमें क्या होता है, फ्लोरिंग सपोर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम में, यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, और इसके बॉटम पोर्शन पे व्हीकल्स मूव करती हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है थ्रू ब्रिज। और सेमी थ्रू ब्रिज जो है इन दोनों के बीच का कहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें क्या है, फ्लोरिंग इज बिटवीन बॉटम एंड टॉप, मतलब इंटरमीडिएट पोर्शन में जो फ्लोरिंग बनाई गई होगी और उसमें व्हीकल्स चल रही होंगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है जो कि डेक ब्रिज पे बेस्ड है। डेक ब्रिज कौन सा हुआ, जो जिसमें टॉप पोर्शन पे व्हीकल्स मूव कर रही थी, ठीक है। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद द डेक ब्रिज? डेक ब्रिज के साथ क्या प्रॉब्लम होती है मेन? द ट्रैफिक इज एक्सपोज्ड टू द विंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम, ये बिल्कुल टॉप पोर्शन पे है, इसलिए ट्रैफिक जो है वो, मतलब विंड्स जो है उनसे एक्सपोज होती है बहुत ज्यादा, कई बार हैवी विंड्स आती हैं, तो उस टाइम पे ये नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, यही मतलब सुपर स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि सुपर स्ट्रक्चर किस टाइप का है। यहाँ पे गर्डर ब्रिज हो सकता है, जिसमें गर्डर को यूज करा जाएगा टू सपोर्ट इट्स डेक। गर्डर का यूज करके डेक को सपोर्ट करा जाएगा, जैसे हम डायग्राम जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे टॉप पोर्शन डेक है और उसके नीचे गर्डर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे गर्डर ब्रिज। और नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टल फ्रेम ब्रिज। पोर्टल फ्रेम में इस तरीके से आपको साइड में, जैसे फ्रेम्स, पोर्टल फ्रेम हम
स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहे हैं और ये फिक्स्ड रिजिडली यहाँ पे फिक्स्ड है। तो ये जो पोर्शन है इसकी वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी, और इसको हम पोर्टल फ्रेम ब्रिज बोल देंगे। नेक्स्ट ब्रिज है हमारे पास ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिज जो होगा वो इस तरीके का ब्रिज होगा विच जिसके की कनेक्टिंग एलिमेंट्स जो होंगे ना विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कंप्रेशन। जैसे हमारे पास सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ब्रिज है, ठीक है। ये अभी के लिए मैं इस तरीके से डायग्राम बना रही हूँ। सपोज इसके जो एलिमेंट्स है हमारे पास, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें कुछ एक एलिमेंट्स में जब मूव करेगी व्हीकल तो कुछ एक एलिमेंट्स में टेंशन आएगी, कंप्रेशन आएगी। तो जब इन एलिमेंट्स पे अलग अलग टाइम पे कंप्रेशन और टेंशन और कंप्रेशन आ रहे होगे ना, तो मतलब ये इसकी क्लासिफिकेशन है कि ट्रस ब्रिज जो है उसके एलिमेंट्स जो है उनमें सब टेंशन और कंप्रेशन आती है, ठीक है। तो वो होता है ट्रस ब्रिज। फिर नेक्स्ट हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है ये है कैंटिलीवर ब्रिज। और ये कैंटिलीवर ब्रिज जो है ये कैसे है, आपको दिख ही रहा है इस तरीके से, ये कैंटिलीवर की तरह ही है और ये इस तरीके से यहाँ से ये जुड़ा हुआ होगा, पर ये है कैंटिलीवर ही है, ठीक है। तो ये है कैंटिलीवर ब्रिज। और फिर उसके बाद आर्च ब्रिज, ठीक है, इसका आर्च जैसा स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज जो है इसमें सस्पेंशन केबल का यूज करा जाता है। इस तरीके से केबल्स होती है ना, ये जो है केबल्स होंगी, सस्पेंशन केबल्स का यूज करा जाएगा और सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। इस तरीके से कुछ एक ब्रिज की डायग्राम होती है, आपने देखा भी होगा इस तरीके के काफी सारे ब्रिजेस, ठीक है। यहाँ से ये वाटर आ रहा है इसके नीचे से। तो ये जो है ना सस्पेंशन ब्रिज है ना, एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है सस्पेंशन ब्रिज से रिलेटेड कि सस्पेंशन ब्रिजेस आर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस। लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस होती हैं 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक इनकी लेंथ या फिर इनका स्पैन हो सकता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखे 150 मीटर से ग्रेटर जो है ब्रिज है उसका स्पैन है, तो उस ब्रिज को क्या बोलेंगे, उसको सस्पेंशन ब्रिज बोल देंगे, ठीक है। अगर 800 से मीटर भी दिख रहा है तो भी सस्पेंशन ब्रिज बोल देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर टेंशन जो है केबल में आती है इसके केस में सस्पेंशन ब्रिज में, और कंप्रेशन आती है पिलर्स में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मटेरियल, और इसमें सबसे पहले आता है टिम्बर, टिम्बर से बना हुआ ब्रिज। और नेक्स्ट मैसनरी ब्रिज जिसमें स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी दोनों ही हो जाती हैं। आरसीसी ब्रिज, प्री स्ट्रेस्ड ब्रिज और स्टील ब्रिज, ये सारे टाइप के ब्रिजेस हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बियरिंग की। बियरिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जान चुके हैं एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर ब्रिज डेक सबसे पहले आती है। फिर उसके बाद इसमें बियरिंग्स बीम होती है, ठीक है, या फिर गर्डर जिसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आती हैं बियरिंग्स, ठीक है, और बियरिंग्स के नीचे होती हैं पियर्स, ठीक है, ये हम जान चुके हैं ऑलरेडी। और पियर के नीचे फाउंडेशन होगी, ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यही इस डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पे बियरिंग से ऊपर एक बेड ब्लॉक भी होती है, तो ये भी आप याद रख लेना। और हमें ये भी पता है कि पियर जो है वो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं, अबटमेंट जो है वो एंड सपोर्ट्स होते हैं ब्रिज के, ठीक है। तो ये सब हमें पता है। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि बियरिंग जो है कौन सी बियरिंग यूज करी जाएगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट एट द ब्रिज एंड्स, और सेकंड है टेम्परेचर वेरिएशंस या फिर लोड कैरेट। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है बियरिंग कौन सी यूज करी जाएगी। फिर उसके बाद बियरिंग अलाउ क्या करती है, रोटेशनल या फिर ट्रांसलेशनल मूवमेंट बियरिंग की वजह से हो पाती है। अब बियरिंग्स की क्या क्या टाइप्स हैं, सबसे पहली यहाँ पे मैंने लिखी है इलास्टोमेरिक बियरिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। पहली चीज ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन सी मूवमेंट परमिट करती है, ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ही मूवमेंट परमिट करती है, ठीक है। अब इसके बारे में और हम जानेंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम बाकी सारी बियरिंग्स के बारे में जान लेते हैं। रॉ रॉकर बियरिंग नेक्स्ट है, या फिर इसको हम पिन बियरिंग कह सकते हैं। रॉकर बियरिंग जो है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मूवमेंट दोनों ही अलाउ करती है,
और जो रॉकर बियरिंग है इसका स्पैन जो है, ब्रिज का स्पैन 20 मीटर से ग्रेटर होगा तो रॉकर बियरिंग को यूज करा जाएगा। रॉकर बियरिंग जो है समझने के लिए, आप रॉकर जो चेयर होती है इस तरीके से ये कर्व्ड होती है और आपने देखी होगी ये चेयर, तो इसको आप एज्यूम कर सकते हो और उससे आपको रॉकर बियरिंग समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग 18 टू 24 मीटर का अगर स्पैन होगा ब्रिज का तो यूज करी जाएगी रोलर बियरिंग। और ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो ब्रिज है या फिर स्टील ब्रिज जो है, दोनों के साथ ये यूज करी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइडिंग बियरिंग, जिसमें सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट जो है वो अलाउड होती है स्लाइडिंग बियरिंग के केस में। अब हम इलास्टोमेरिक बियरिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। Elastomeric bearings pads improve the flexibility of the bridge components by absorbing shock and impact. ये जो ब्रिज है, ये जो इलास्टोमेरिक बियरिंग है, ये ब्रिज में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आती है और ये शॉक और इम्पैक्ट जो है ये रिमूव कर देती है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेती है शॉक और इम्पैक्ट। दे आर टिपिकली मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड पैलेबल मटेरियल सच एज न्यूप्रिन। न्यूप्रिन जो मटेरियल होता है, स्ट्रॉन्ग और पैलेबल ये मटेरियल होगा और इसी से बनी होती है। अ टाइप ऑफ हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रबर। नियोप्रिन जो है एक हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रबर है। अब नियोप्रिन के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। नियोप्रिन इज अ सिंथेटिक रबर विच इज मेड ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रिन। क्लोरोप्रिन की पॉलीमराइजेशन करके नियोप्रिन बनता है और ये एक सिंथेटिक रबर होता है। नियोप्रिन हैज गुड केमिकल स्टेबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। केमिकल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है इन नेचर ओवर अ वाइज रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये जो है फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। न्यूप्रिन इज सूटेबल फॉर यूज इन बियरिंग्स ऑफ ब्रिजेस। ब्रिज की बियरिंग में इसका यूज करा जा सकता है, जैसे कि इलास्टोमेरिक बियरिंग में इसका यूज करा जाता है। अगर 12 मीटर से कम का स्पैन होगा ब्रिज का तो शैलो एंड फिक्स्ड बियरिंग हम यूज कर सकते हैं। अगर 12 से 20 मीटर का स्पैन होगा तो हम डीप कास्ट बियरिंग यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन 20 मीटर स्पैन होगा तो हम रॉकर बियरिंग का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एफ्लक्स क्या होता है? एफ्लक्स क्या होता है? एफ्लक्स जो है इट इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। और होता क्या है, ये राइज ऑफ वाटर लेवल अबव द नॉर्मल अपस्ट्रीम साइड ऑफ ब्रिज पे। जो ब्रिज है, सपोज ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ब्रिज है, ठीक है, तो इससे पहले जो वाटर राइज करेगा ना, इसी पोर्शन को जो जितना इसने राइज करा इसको हम एफ्लक्स बोलेंगे। ठीक है। और ये होगा अपस्ट्रीम साइड ऑफ ब्रिज पे। ठीक है। और ये जो है लिमिटेड है टू द 300 mm, मतलब 300 mm तक एफ्लक्स जो है ये लिमिटेड है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एफ्लक्स। 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एप्रन। एप्रन क्या है? एप्रन इज लेयर ऑफ कंक्रीट, मैसनरी और स्टोन एटसेट्रा placed like flooring at the entrance or out of a culvert to prevent scoring। स्कोरिंग से प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके से ये इम्परवियस फ्लोर सा बनाया जाएगा। ये एंट्रेंस पे भी हो सकता है और वाटर जब निकल के जा रहा होगा उस जगह पे भी हो सकता है। और ये स्कोरिंग से प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा। और ये किस किस चीजों का होगा? ये कंक्रीट का हो सकता है, मेसनरी, स्टोन, किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है। ताकि ये जो है, हाँ, इससे स्कोरिंग प्रिवेंट करी जा सके। ठीक है। इसके बाद है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या है? फ्री बोर्ड HFL यानी कि हाई फ्लड लेवल और बैंक का जो डेप्थ होगी उसका उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको फ्री बोर्ड बोला जाएगा। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जो फ्री बोर्ड है अलग अलग ब्रिजेस के लिए कितना हो सकता है। फ्री बोर्ड आर्च ब्रिज के लिए फ्री बोर्ड 30 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। गर्डर ब्रिज अगर है इसमें 60 से 90 सेंटीमीटर तक का फ्री बोर्ड हो सकता है। नेविगेबल अगर रिवर है उसका फ्री बोर्ड 240 टू 300 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। हाई लेवल ब्रिज अगर है तो 60 सेंटीमीटर तक का फ्री बोर्ड हो सकता है। ठीक है।
ये कुछ एक वैल्यूज है जो कि आप चाहो तो याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है वाटरवे। वाटरवे क्या होता है? वाटरवे है द एरिया थ्रू विच वाटर फ्लोज अंडर अ ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर। एक ब्रिज का, जैसे ये डायग्राम आप देखो, ये ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर है और इसके नीचे जो ये वाला पोर्शन है ना, जितना एरिया अलाउड है यहाँ से वाटर निकल के आ सकता है, ठीक है, पानी यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया जितना इसके लिए है वाटर के लिए, उसको बोला जाएगा वाटर वे, ठीक है। सिंपली उसको हम बोल देंगे वाटर वे। उसके बाद है हेडरूम। हेडरूम क्या है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, ये था एरिया, ठीक है, ये पहली बात ये याद रखना कि ये एरिया था, और ये है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ ब्रिज मेंबर, एक ब्रिज मेंबर के लोएस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हीकल। देखो, ये वाली डायग्राम से ये क्लियर होगा। सपोज ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये आपको एक व्हीकल दिख रही है और ये इसका लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है ब्रिज का, ठीक है। तो यहाँ से इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा, इसको हम हेड रूम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है हेड रूम। नेक्स्ट है हमारे पास कट वाटर एंड ईज वाटर। कट वाटर क्या है? द एंड ऑफ द पियर ऑन अपस्ट्रीम साइड इज नोन एज कट वाटर। जो अपस्ट्रीम साइड पे पियर का जो एंड होगा ना, वो इस तरीके से बनाया जाता है। और ईज वाटर कुछ इस तरीके से आपको ये एंड दिखेगी, द एंड ऑफ द पियर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द, अपस्ट्रीम साइड में जो एंड होगी उसे बोला जाएगा कट वाटर, और डाउनस्ट्रीम एंड पे साइड पे जो एंड होगी उसको ईज वाटर बोला जाएगा। ऐसा क्यों बोला जाएगा? वाटर को इस तरीके से आने दिया जाएगा कि ये जो वाटर है इस तरीके से ये मूव कर जाए, ठीक है, फिर उसके बाद एंड में ये इसके साथ चिपक के ना रहे, ये मूव कर जाए इजीली, ठीक है। तो इसको इसीलिए इस तरीके से बनाया जाता है। आपने ये जाना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी कुछ इस तरीके से फ्लो होता है कि पहले तो वाटर, जो विंड है, जो भी फ्लूइड है, वो इस तरीके से मूव करता है कि वो इसी बॉडी के साथ आराम से चिपक के चलेगा और एंड में वो इजीली उसको लीव कर पाता है, ठीक है, इससे टर्बुलेंस वगैरह जनरेट नहीं होती है। तो इसी तरीके से इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर बनाया जाता है पियर्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है गैबन वॉल। गैबन वॉल जो है एक वॉल होती है मैश की। कुछ इस तरीके से मैं बना देती हूँ, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाई है, ठीक है। इस तरीके से एक मैश वॉल होगी, ठीक है। Mesh baskets filled with stones and rocks to protect the slope at loose ground। लूज ग्राउंड में जो स्लोप होगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से मैश की एक वॉल बनाई जाएगी, ठीक है, जिसमें स्टोन्स और रॉक्स होंगे, और इसको बोला जाएगा गैबन वॉल। और इसका पर्पस क्या होगा? इरोजन कंट्रोल करना इसकी पर्पस होगी, स्लोप स्टेबलाइजेशन इसकी पर्पस होगी, ये एक रिटेनिंग वॉल की तरह वर्क करेगी। अब यहाँ पे आप देखो कि ब्रेस्ट वॉल क्या होती है। ब्रेस्ट वॉल होती है फ्रेशली कट सरफेस पे जो वॉल बनाई जाएगी, और रिटेनिंग वॉल जो पहले से सरफेस है उसको रिटेन कर रही होती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट वॉल जो है, एक और डिफरेंस ये होता है कि टू प्रोटेक्ट द अप हिल स्लोप, ये डाउनस्ट्रीम साइड पे, मतलब डाउन हिल पे ये प्रोटेक्ट कर रही होती है रिटेनिंग वॉल, और ये जो अपस्ट्रीम अप हिल है वहां पे प्रोटेक्ट कर रही होती है ब्रेस्ट वॉल, ठीक है। अब इसके सिवाय एक और ब्रिज होता है जिसके बारे में आपको पता होगा बट आपको नाम नहीं पता होगा, इसको बोला जाता है कॉजवे। कॉजवे जो है एक सबमर्सिबल ब्रिज है, जिसमें एक स्मॉल ब्रिज होता है ये ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस। इतना ज्यादा मतलब माइनर इम्पोर्टेंस का रोड, ये एक ब्रिज होता है जो कि सिंपल रॉक और स्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। और एक तरीके से ये सबमर्सिबल ब्रिज होगा और एक छोटा सा ब्रिज होगा माइनर इम्पोर्टेंस का। और इसकी एग्जाम्पल से ही आपको समझ आ जाएगा ये कौन सा ब्रिज है। राम सेतु का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो वो जो ब्रिज है वो बहुत ही पतला सा एकदम इस तरीके से है ना, बिल्कुल पतला सा, और वो भी मतलब सबमर्ज हो सकता है, ठीक है, वाटर में सबमर्ज हो सकता है कुछ एक डेप्थ तक, फिर उसमें मतलब उसमें चल के जाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है इसका एग्जाम्पल है राम सेतु कॉजवे का, ठीक है। कॉजवे की क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाती हैं? कॉजवे में फ्लश कॉजवे हो सकता है,
लो लेवल कॉजवे हो सकता है, हाई लेवल कॉजवे भी हो सकती है, ये सारे इसके टाइप्स है। अब जो कलवर्ट है वो 3 to 4 स्पैन्स का हो सकता है और इसका स्पैन नॉट ग्रेटर देन 6 मीटर होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो कलवर्ट ब्रिज जो होता है इसके क्या क्या टाइप्स है? बीम एंड स्लैब कलवर्ट हो सकता है, पाइप कलवर्ट, बॉक्स कलवर्ट, स्लैब कलवर्ट या फिर आर्च कलवर्ट, ये सारे इसके टाइप्स हो सकते हैं। अब हम अबटमेंट और पियर के बारे में बात कर लेते हैं। पियर और अबटमेंट के बारे में हमें ये ऑलरेडी पता है कि पियर इंटरमीडिएट सपोर्ट है, अबटमेंट एंड सपोर्ट है। अब हम ये जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या लोड या फिर क्या स्ट्रेसेस आती है। ब्रिज अबटमेंट जो है इसमें अर्थ प्रेशर आता है एट रेस्ट, ठीक है। और जो पियर है इसमें क्या क्या आता है? वर्टिकल इंक्लाइंड लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर इस पे आ सकता है, ट्रैक्टिव फोर्सेस आती हैं, विंड प्रेशर आता है, वाटर प्रेशर भी इस पे आता है, स्टैटिक या फिर डायनेमिक या फिर इम्पैक्ट। ठीक है, ये सारे ही प्रेशर, वाटर के प्रेशर आते हैं इस पे। अर्थक्वेक फोर्स भी इस पे आ सकती है। ठीक है, तो पियर ये सारे लोड्स को सह रहा होता है और ब्रिज अबटमेंट जो है इस पे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आता है। ठीक है, अब एक और चीज की आईआरसी ने क्या क्या इसकी रोड की लेंथ रेकमेंड करी है। पहले तो सिंगल लेन ब्रिज अगर होगा हमारे पास, रोडवे विड्थ इसकी क्या होगी? मिनिमम 4.25 तक की हो सकती है। ठीक है, अब ब्रिज का जो डिजाइन है, ब्रिज डिजाइन कैसे करा जाता है? आईआरसी 5 के अकॉर्डिंग ब्रिज की जनरल फीचर्स ऑफ डिजाइन जो है वो आईआरसी 5 के अकॉर्डिंग होती है, और लोड और स्ट्रेसेस जो है ब्रिज पे जो आती हैं वो आईआरसी 6 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आईआरसी के ये कोड्स है इसके 5 और 6। ठीक है, ब्रिज की डिजाइन के लिए और लोड एंड स्ट्रेसेस के लिए 6। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक माइनर ब्रिज है जो कि 60 मीटर से कम का होगा, उसमें ज्यादा वेटेज दी जाती है टू द अलाइनमेंट ऑफ अप्रोचेस, उस पे ज्यादा वेटेज दी जाती है। अगर 60 से 300 मीटर तक का ब्रिज है तो अलाइनमेंट ऑफ अप्रोच पे भी ध्यान दिया जाएगा और ब्रिज भी अच्छा बने, गुड ब्रिज हो, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाएगा। अगर 300 मीटर से ज्यादा का ब्रिज हमारे पास है, स्पैन इसका 300 मीटर से ज्यादा है, तो हमें साइट भी अच्छी होनी चाहिए, फॉर साइट अच्छी होनी चाहिए फॉर द ब्रिज प्रॉपर। ये इस चीज पे ज्यादा हमारी फोकस होगा, ज्यादा वेटेज इस चीज को दी जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रिज है, ये सिंगल लेन हो सकता है, 2 लेन, मल्टीपल लेन हो सकता है, और इसकी कैरिएज वे मिनिमम क्या होगी? सिंगल लेन के लिए 4.25, 2 लेन के लिए 7.5, मल्टीपल लेन के लिए 7.5 प्लस 3.5 फॉर ईच एडिशनल लेन। मल्टीपल लेन के लिए 7.5 प्लस 3.5 फॉर ईच एडिशनल लेन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन, जिसका मिनिमम साइज 1.2 मीटर होगा, फुटपाथ जिसका मिनिमम साइज 1.5 मीटर होगा, वर्टिकल क्लियरेंस जो कि हमारे पास इस तरीके से आपको डायग्राम दिखेगी। ये जो ब्रिज है और ये जो रोड है, इससे यहाँ पे ब्रिज का जो बॉटम सरफेस है इसके बीच का डिफरेंस हो जाता है वर्टिकल क्लियरेंस, जो कि मिनिमम 5 मीटर होगा नॉन अर्बन के लिए और 5.5 मीटर होगा अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस क्या हो जाती है? इस तरीके से आपको ये रोड दिख रहा है, इसका ये कैरिएज वे है, और यहाँ से जो ये इसका जो बिल्कुल साइड पे एजेस होती है इनके बीच का, इस रोड से इस यहाँ से और यहाँ तक का डिफरेंस जो होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस, और ये 600 मीटर तक की हो सकती है या फिर 60 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। फिर हाइट ऑफ ब्रिज आ जाती है 1.2 टू 1.5 मीटर अबव HFL, हाई फ्लड लेवल जो है उसके ऊपर 1.5 से लेके 1.2 तक की हो सकती है हाइट ऑफ द ब्रिज। अब आईआरसी की जो लोडिंग है, आईआरसी क्लास ए लोडिंग जो है वो परमानेंट ब्रिजेस या फिर कलवर्ट के लिए होती है। ठीक है, फिर आईआरसी क्लास बी की जो लोडिंग है वो टेम्परेरी ब्रिजेस के लिए होती है, जैसे कि टिम्बर एक इसकी एग्जांपल है जो कि टेम्परेरी ब्रिज है। अब हमारे पास अगर हैवी व्हीकल्स है जिसके लिए क्लास ए लोडिंग होती है, उसके लिए हमें चेक डिजाइन जो होगा उसको चेक करना पड़ेगा फॉर A2,
जो हमारी क्लास ए की लोडिंग होती है उसके लिए भी हमें उसको चेक करना होगा। और फिर उसके बाद क्लास आईआरसी क्लास 70 आर लोडिंग जो है इसमें भी चेक करा जाएगा क्लास ए को। ठीक है, क्लास ए की लोडिंग जो है, ए की कंडीशंस जो है उनको इस पे भी चेक करा जाएगा 70 आर लोडिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज में इंस्पेक्शन और क्लीनिंग आ जाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है इम्पैक्ट फैक्टर इन आरसीसी ब्रिज। इम्पैक्ट फैक्टर जो है इसमें क्लास ए और बी जो हमारे पास लोडिंग है उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिजेस होते हैं उसमें इम्पैक्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.5। अगर जो स्पैन है ब्रिज का वो लेस देन 3 मीटर है। 4.5 अपॉन एल प्लस 6। एल यहाँ पे हमारे पास हो जाता है स्पैन ऑफ द ब्रिज। ठीक है, अगर ये है स्पैन जो है वो 3 से 45 मीटर तक का है तो हमें इम्पैक्ट लेना है। इम्पैक्ट फैक्टर हो जाएगा 4.5 अपॉन द स्पैन प्लस 6। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। और अगर हमारे पास स्पैन जो है वो 45 मीटर से ज़्यादा है तो 0.088 यही हमारा सिंपली हो जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। फिर क्लास ए और 70 आर लोडिंग अगर है तो इसके केस में इम्पैक्ट फैक्टर हो जाएगा 0.25 अगर जो हमारा स्पैन है लेस देन 12 मीटर का है। अगर ये 12 से लेके 45 मीटर तक का है तो 4.5 अपॉन एल यानी कि स्पैन प्लस 6 जो कि पहले जैसा ही आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला। और फिर अगर जो लेंथ है वो ग्रेटर देन फिर से 45 मीटर हो जाती है तो हमारा इम्पैक्ट जो फैक्टर है वो फिर से 0.088 हो जाता है। अब इस पे बेस्ड ये एक क्वेश्चन है, for RCC beam the smallest span beyond which the impact factor is same for class A, AA and 70 R loading। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्पैन जिसके लिए इम्पैक्ट फैक्टर सेम होगा इन सब लोडिंग के लिए, तो वो कौन सा स्पैन है जिसके लिए इम्पैक्ट फैक्टर सेम दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये जो है ये दोनों ही आपको सेम दिख रहे हैं, इससे पहले तो दोनों ही अलग थे। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे 12 तो आएगा ही ना 3 और 45 के बीच में, और यहाँ पे भी 12 आ रहा है। तो 12 जो स्पैन होगा 12 मीटर तक का जो स्पैन होगा ना उसके लिए जो इम्पैक्ट फैक्टर है दोनों ही केसेस में सेम दिख रहा है। और ये मिनिमम वैल्यू है स्पैन की, इससे ज्यादा हमेशा ही सेम रहेगी वैल्यू, बट इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू है ये यहाँ पे। और जो इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो सेम होगा दोनों केसेस में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है।